Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. Welcome again to all of you. स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए सर क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो दूसरे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं सर और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, कल हमने आई थिंक 142 तक कर लिया था। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग ऑनलाइन है अपना अपना अटेंडेंस लगाएं। गुड इवनिंग डिम्पल। और कौन है ऑनलाइन? डिम्पल, गुड इवनिंग। रोहित, वेरी गुड इवनिंग टू यू। और एनीथिंग एल्स? और कोई भी है? तीन लोग मुझे अभी शो कर रहे हैं ऑनलाइन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो कल अपन ने 142 क्वेश्चन नंबर 142 तक कर लिया था। 142 ही किया था ना, जिसमें हु हैज सर्व मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैक्सिमम टाइम किसने सर्व किया था? तो इसका राइट आंसर था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिन्होंने 16 इयर्स तक सबसे ज्यादा सर्व किया। उसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी, और अगर अब मोदी जी आगे कंटिन्यू करते हैं तो सबसे, और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो सबसे ज्यादा समय तक सर्व करेंगे। ठीक है, तो 142 का राइट आंसर इज ए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर की रिटायरमेंट एज क्या होती है? तो आप देखेंगे राइट को आंसर दिया है 60 इयर्स, 70 इयर्स, 80 इयर्स और देर इज नो लिमिट। तो राइट आंसर इज डी, देर इज नो लिमिट। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड डिम्पल, एकदम आपका सही आंसर। तो राइट आंसर इज डी। डी है राइट आंसर। अब मैंने आपको कल बताया था क्या? तो प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, और सीएम, और उसके बाद स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनमें से किसी की भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है या अटेम्प्ट लिमिट नहीं है कि कितनी बार बन सकता है। इन सभी में के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया बताया गया है, जिसमें 25 और 30 इयर्स मिनिमम है। इसके अलावा अपर एज की देर इज नो लिमिट। ठीक है, इलेक्शन के जितनी बार भी चाहे वो सीएम, पीएम और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं टिल डेथ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चार्ट में कि ये जो पोस्ट मैंने अभी आपके सामने राइट डाउन किए हैं, इनका मिनिमम एज क्राइटेरिया है और मैक्सिमम की देर इज नो लिमिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144, नीति आयोग के हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? बताइए, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आंसर डिम्पल, रोहित, आंसर, गिव मी आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि नीति आयोग, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल और एटॉमिक कमीशन, इन सभी के चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको आप देखेंगे प्लानिंग कमीशन को कन्वर्ट करके, एबोलिश करके उसके बाद नीति आयोग फॉर्म किया गया। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, इट हैज कॉल्ड थिंक टैंक। ठीक है, तो नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल और एटॉमिक कमीशन, इन सभी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। एग्जैक्टली जनवरी 2015 में नीति आयोग स्टैब्लिश किया गया, 17 अक्टूबर 7। ठीक है, क्लियर? सर एसी क्या है? एसी का मतलब है एटॉमिक कमीशन, परमाणु आयोग।
ठीक है, उसको एसी बोलते हैं। परमाणु आयोग जो है कमीशन, उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी इज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन से प्राइम मिनिस्टर है? 145 का आंसर दीजिए। 145 का कौन से है जी? राइट आंसर इज सी, 14th। 14th नंबर के देयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 14th है, तो राइट आंसर इज सी। सीधे सीधे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन डैश कंट्री। बताइए, वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन विच आंसर? बताइए। 146। 146 राइट आंसर इज सी। जहां वेस्ट मिनिस्टर आया और पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, सीधे सीधे कहीं कुछ आंसर नहीं टिक करना है, सीधे आंसर डायरेक्टली हमें हिट करना है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड पर हिट करना है। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने कहां से लिया है? वी adopted from इंग्लैंड या यूके। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये तीनों जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये तीनों हमने कहां से लिया? इंग्लैंड से। तो वेस्ट मिनिस्टर वहां के पार्लियामेंट को बोलते हैं, मतलब वहां के एक सेशन को, इसलिए वेस्ट मिनिस्टर मतलब जगह का नाम है वेस्ट मिनिस्टर, जहां पर ये पार्लियामेंट सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इज यूके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु हैड रिजाइन विदाउट अटेंडिंग द पार्लियामेंट सेशन। कौन है जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बिना अटेंड किए रिजाइन कर दिया था? राइट, 147 राइट आंसर। डिम्पल, रोहित, गिव मी आंसर। 147, 147, रोहित, गिव मी आंसर। इंदिरा गांधी, एग्जैक्टली राइट आंसर इज श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि इनका जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट हो गया था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी was first prime minister who had resigned without attending the parliament session। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148। In case the state emergency is declared, it needs parliamentary approval after every dash। बताइए राइट आंसर। In case state emergency is declared, it needs parliamentary approval after how many years, how many months? Give me answer। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन आवश्यक है। राइट आंसर, गिव मी। डी कैसे? 148 का डी कैसे रोहित? राइट आंसर इज ए। भूल गए हो? क्या पता है अभी, कॉन्सेप्ट समझना। जस्ट मिनट।
ठीक है, 352, 356, 360। अगर ये होता है तो आफ्टर 1 मंथ ये होता है 6 मंथ्स, और ये होता है आफ्टर 2 मंथ्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? नेशनल इमरजेंसी जैसे ही इंपोज किया जाता है, 1 मंथ्स के अंडर अंडर, मतलब 1 महीना पूरा होने के अंदर आपको पार्लियामेंट के दोनों ही सेशन से अप्रूवल लेना होगा। इट इज मस्ट। ठीक है, अदरवाइज आफ्टर 1 मंथ इट कैन डिसॉल्व, डिसॉल्व हो सकता है नेशनल इमरजेंसी। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट लॉ, इसको स्टेट इमरजेंसी भी इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी। इसका इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। एक बार इंपोज कर दिया तो 6 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी होगी। 6 मंथ से पहले कभी भी इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, और अगर 6 मंथ से ज्यादा आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल मस्ट है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया तो 2 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी होगी। 2 मंथ से पहले कभी भी उसको इरेज किया, एलिमिनेट किया जा सकता है। अब अगर 2 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये कंडीशन है कि उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों ही असेंबली से अप्रूवल मस्ट होना चाहिए। तो 1 मंथ, 6 मंथ्स और 2 इयर्स। 1 ईयर 6 मंथ से ज्यादा तो किसी का है ही नहीं, तो राइट आंसर इज 6 मंथ्स। क्लियर? क्लियर हुआ? 148, 148 का राइट आंसर इज 6 मंथ्स ए। क्लियर? रोहित, समझ में आ गई बात? रोहित क्लियर हो गया? ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149, जस्ट अ मिनट। 149, parliamentary government is a form of constitutional democracy in which, बताइए, parliamentary government is a form of constitutional democracy in which, सर राज्य आपातकाल की घोषणा करने के बाद 2 मंथ्स में उसे संसद स्वीकृत कराना जरूरी है। हाँ, यस। अगर अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब 2 मंथ्स तक तो उसकी वैलिडिटी है ही। अगर आप 2 मंथ से एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको पार्लियामेंट के दोनों ही असेंबली से अप्रूवल लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 मंथ्स में वो एबोलिश हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से ही अप्रूवल लेना मस्ट होता है। मतलब 2 मंथ से एक्सटेंड करना चाहते हैं, अदरवाइज 2 मंथ्स तक तो उसकी वैलिडिटी है ही ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर हुआ रोहित? रोहित क्लियर हुआ? गुड इवनिंग नवीन, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आज बहुत लेट ज्वाइन किया नवीन, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? चलिए जी, आ गए जितेंद्र भी आ गए, गुड इवनिंग। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 149, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन विच डैश। 149, 149 का आंसर बताएं। बताओ फटाफट राइट आंसर। चलिए अब मैं बताता हूं आपको इसका आंसर। सबके आंसर रॉन्ग है। रोई जीते, नवीन के भी, नवीन के भी और डिंपल के भी। ठीक है, कैसे देखना, देखो
मैं जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द एग्जीक्यूटिव्स emerge from and is responsible to the judiciary। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझना होगा। डू यू नो व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या आप लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जानते हैं? जानते हो हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री। तो फिर रोहित आपने आंसर क्यों नहीं बताया इसका? इफ यू नो अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन यू टेल मी आंसर, बताओ व्हाट इज आंसर ऑफ 149? व्हाट इज, अगर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पता है तो आप इसका 100% आंसर दे पाएंगे, अगर नहीं पता है तो आप नहीं दे पाएंगे। एम आई क्लियर? आगे मैं समझाऊं इसको, इसको मैं समझाऊं या आप समझ रहे हैं? नहीं, बाकी लोग सबने आंसर गलत दिया है इसका। चलो एक बार मैं इसको समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी स्टोरी क्या है। तो फिर नहीं तो रोहित आंसर दो। अच्छा अभी कह रहे हो पता है, आप कह रहे हो आंसर बता, समझा दो सर। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के दो असेंबलीज हैं बॉस। फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा की सीटें डिसाइड की गई हैं जिसमें 545 राइट नाउ अभी सीट्स है, जिसमें 530 मेंबर्स आर बिलोंग्स फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 member sorry and 13 members are from UTs and 2 are from Anglo Indians। Is that clear? अब ये जो 530 और 13 मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब ये इलेक्टेड पर्संस हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं बाय द पीपल और डायरेक्टली इलेक्टेड है, और ये बंदे जो इलेक्टेड होते हैं वो आके लोकसभा में सीट सीट करते मतलब बैठते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो सीट्स है इनमें जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वही पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, मेजोरिटी के लीडर को गवर्नमेंट फॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी देता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये ऐसी जो मेजोरिटी के बिहाफ पर गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, और फिर उसमें से एक पीएम और फिर कैबिनेट जो है वो डेवलप होता है, और फिर ये पीएम और कैबिनेट जो है ये लोग लोकसभा के दीज दे ऑल आर फ्रॉम मेंबर ऑफ लोकसभा, और फिर ये कैबिनेट इसमें इसी लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करता है और उस बिल को अप्रूव कराता है और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करता है। ठीक है, तो ये कैबिनेट और पीएम दे ऑल आर रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। अगर लोकसभा में इनकी ये तभी तक है जब तभी तक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं जब तक इनकी मेजोरिटी है लोकसभा में। अगर मेजोरिटी इनकी लूज होती है तो तुरंत ही गवर्नमेंट लोकसभा डिसॉल्व होगी और गवर्नमेंट के सभी जो मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। इट मींस कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर है वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और वही लॉज फॉर्म करते हैं और वही लोग उस लॉज को इनेक्ट भी इम्पोज भी करते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के फॉर्म से गवर्नमेंट फॉर्म हुई और फिर उसी पार्लियामेंट के थ्रू लॉ फॉर्म कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और ये जो पीएम और उसका कैबिनेट जो है ये दीज आर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, क्योंकि ये तभी तक गवर्नमेंट में है जब तक लोकसभा में इनकी मेजोरिटी है। जिस दिन भी मेजोरिटी लूज करी इन्होंने उसी दिन आप देखेंगे गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या मैं उम्मीद करूं कि ये क्लियर हो गया? Is that clear or not? Please give me answer. रजनीश, रोहित,
डिम्पल, नवीन, क्या आप लोगों को पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? आ गई ना? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? नहीं है ना? ओके, अब आंसर दो इसका। अब आपने जब जब आप ये समझ गए तो इसका आंसर दीजिए। गिव मी आंसर, गिव मी राइट आंसर। गिव मी राइट आंसर। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका आंसर दीजिए। रोहित, नवीन, डिम्पल, जितेंद्र, गिव मी आंसर। आंसर दो भाई, अगर समझ में आ गया तो। अभी भी रोहित तुम कंफ्यूज हो? रोहित अभी भी? एग्जैक्टली exactly, डिम्पल का आंसर सही है। राइट आंसर इज बी। रोहित, डू यू अंडरस्टैंड? रोहित अभी समझ में नहीं आया आपको? डिम्पल, नवीन और जितेंद्र, इन सभी के आंसर सही है और राइट आंसर होगा बी। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी होगा। अरे भाई, आपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ये कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर कॉलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आई बात समझ में? भाई, यहां पर आप देखेंगे कि द एग्जीक्यूटिव इमर्ज फ्रॉम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। भाई, ये लेजिस्लेचर के लिए फेवर में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। अगर जब तक लेजिस्लेशन में इनकी मेजोरिटी है गवर्नमेंट कंटिन्यू है, जैसे ही उन्होंने मेजोरिटी लूज की तुरंत डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेशन, नॉट टू दी जुडिशियरी, नॉट टू दी एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं ये मुझे बताओ। रोहित, हाँ तो इंग्लिश पढ़ लो ना। लेजिस्लेचर सीधे सीधे लेजिस्लेचर के फेवर, या तो लोकसभा लिखेगा या लेजिस्लेचर लिखेगा। तो लेजिस्लेचर सीधे सीधे वर्ड्स है कि अगर लेजिस्लेचर लिख रहा है इसका मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है? चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 149। देखो यहां पर अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, अगर आपको पता है, जैसे अपन लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉलेक्टिवली ये लोग लोकसभा के फेवर में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ लूज इफ लूज मेजोरिटी इन लोकसभा देन गवर्नमेंट डिसॉल्व। अगर मेजोरिटी लूज करते हैं तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। वैसे ही स्टेट में है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी है रूलिंग पार्टी की तो कंटिन्यू करेगी, अगर मेजोरिटी लूज की तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है और लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व, उधर लोकसभा डिसॉल्व। फिर आप देखेंगे जो भी अपनी मेजोरिटी शो करता है जो भी पार्टी, फिर उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फॉर्म होती है और फिर लेजिस्लेचर फॉर्म होता है और फिर वो रूल करता है। इसी को तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म हुई और वही गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के थ्रू रूल फॉर्म कर रही है और वही एग्जीक्यूटिव होके उसको एग्जीक्यूट भी कर रही है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बताइए, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डैश। 150 का आंसर दीजिए, आराम से सोच के आंसर देना है 150 का। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सोच के आंसर देना है। बिल्कुल। अब कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ, अब समझ में आया क्या ही? तो द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन के थ्रू जो आपका आंसर है वो क्लियर। यही वर्ड मैं बार बार आपको बोल रहा था, अगेन एंड अगेन मैं यही कॉन्सेप्ट समझाने, और कई बार एग्जाम में पूछा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू दी डैश।
ठीक है, टू दी डैश, तो सीधे सीधे अगर सेंटर का पूछ रहा है तो टू दी लेजिस्लेचर, अगर ऑप्शन है तो लेजिस्लेचर लगाएंगे, लोकसभा है तो लोकसभा लगाएंगे, अगर स्टेट के रिगार्डिंग पूछ रहा है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर लिख रहा है तो लेजिस्लेचर लगाओगे, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली लिख रहा है तो लेजिस्लेटिव असेंबली लगाओगे। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेशन का नाम लिखे, अगर लेजिस्लेचर भी लिखता है तो आप वो आंसर लगाएंगे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लेजिस्लेचर देता है, नहीं तो सीधे डायरेक्टली अपन को लोकसभा या विधानसभा या लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन कर सकता है। क्लियर, कंफ्यूज करने के लिए लगाता है, जिसकी वजह से अपन लोग, क्योंकि वो समझता है कि ये रट्टू तोता है, ये जो इन्होंने रट रखा है वही, तो वहां पर आपको कंफ्यूज करता है। तो अगर आपने समझ रखा है कि लेजिस्लेचर और अगर असेंबलीज में से किसी एक का नाम देता है तो दोनों की मीनिंग एक ही है, तो दोनों में से अगर कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन लगाएंगे। दोनों तो नहीं होगा, दोनों होगा तो आंसर ही गलत हो जाएगा। अगर ठीक है, एक ही दोनों में से कोई भी होगा। ठीक है, चलिए, राइट आंसर 150 का बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब सबको समझ में आ गया भी, और सबने भी सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151, इफ द नेम ऑफ ए ट्राइब हैज टू बी excluded from the list of scheduled tribes, who has the power for such exclusion? बताइए, 151 का आंसर बताइए। If the name of a tribes has been excluded from the list of scheduled tribes, who has the power for such exclusion? किसके पास पावर है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोई एक्स्ट्रा शेड्यूल्ड ट्राइब से एक्सक्लूड करने का या उसको एलिमिनेट करने का? हु हैज पावर? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक सबके आंसर सही होंगे। नवीन और डिम्पल ने आंसर दे दिया है, रोहित और जितेंद्र ने आंसर नहीं दिया। वेरी गुड, दीज आर ऑल आर करेक्ट। राइट आंसर इज बी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज टू राइट टू एलिमिनेट न्यू सब्जेक्ट्स और ऐड मोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, एनी वन। ठीक है, तो यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज टू एक्सक्लूड फ्रॉम लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो ये पावर एक्सक्लूड करने और ऐड करने या एलिमिनेट करने का सारा पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। किसी भी अगर कोई भी अमेंडमेंट, कोई नई चीज ऐड करने का, तो वो सारी चीजें, सारे राइट्स पार्लियामेंट के पास हैं। पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में चेंज कर सकता है, एड ऑन कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, इरेज कर सकता है। दे ऑल राइट्स आर रिजर्व टू दी पार्लियामेंट। ठीक है, सब ये सभी राइट्स किसके पास रिजर्व हैं? पार्लियामेंट के पास। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर? बताइए, राइट आंसर, गिव मी राइट आंसर। 152 राइट आंसर, गिव मी राइट आंसर। 152, जितेंद्र, रोहित, डिम्पल, नवीन, गिव me right answer of 152. What is the most important function of the legislature? They all are no. They all are no. सबको पता है क्या भाई? तो राइट आंसर इज बी, मेकिंग लॉज। ठीक है, एस्टैब्लिश पीस इन द स्टेट किसका काम है? गवर्नमेंट का। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल, और स्टेट है तो स्टेट। ठीक है, पासिंग बजट, ये भी आप देखेंगे ये पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेशन का काम है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ये भी लेजिस्लेशन का है। बट मोस्ट क्या करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? टू मेक लॉज। ठीक है, कानून बनाना। ठीक है, रोहित क्या लिख रहे हो? व्यवस्थापिका भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली हिंदी में देखो, इंग्लिश में एक वर्ड है और हिंदी में मल्टीपल वर्ड्स यूज किए जाते हैं लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग। रोहित, जैसे आप देखेंगे कि लेजिस्लेशन इंग्लिश में अपन बोलते हैं, हिंदी में विधायिका बोलते हैं, व्यवस्थापिका बोलते हैं।
ठीक है, ये दोनों ही एक सिमिलर वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग में एक ही है बट डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो अगर व्यवस्थापिका हो या विधायिका हो तो कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में इन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, दैट इज लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन। ठीक है, वो एक ही वर्ड है, लेजिस्लेशन। तो यहां पर ये आप देखेंगे कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये भी ये पार्लियामेंट का है, ये भी पार्लियामेंट का है और ये भी पार्लियामेंट का है। बट इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो लॉ मेकिंग। ठीक है, कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज द मोस्ट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, चलिए राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153, who is the ultimate authority to decide whether a bill is a financial bill or not? बहुत इजी क्वेश्चन है और अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ यहां पर वर्ड्स का वेरिएशन है। क्वेश्चन वही पूछा है लेकिन वर्ड्स का वेरिएशन है। डिफरेंट एग्जाम्स में वर्ड्स के को वर्ड्स चेंज कर करके इस क्वेश्चन को पूछा गया, बट आंसर इज ओनली वन। ठीक है, बताइए आंसर इसका सभी लोग। 153 का राइट आंसर इज बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। कल भी मैंने आपको बताया था, वर्ड चेंज करके इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर इस मैंने कहा बताया था आपको कि स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि मनी बिल है और नॉर्मल बिल है। ठीक है, उसके डिसाइड करने के बाद ही आप देखेंगे उस बिल को प्रेसिडेंट के प्री अप्रूवल के बाद हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और मनी बिल पर कभी भी नेवर वीटो, कभी भी प्रेसिडेंट वीटो नहीं लगा सकता। तीन जो वीटो राइट्स हैं प्रेसिडेंट के पास, वो वीटो नहीं लगा सकता बिकॉज क्योंकि आपसे प्री अप्रूवल लेके इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, डिसाइडेड बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा, बिल नॉर्मल बिल और फाइनेंशियल बिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154, हु प्रिसाइड्स प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? बताइए, गिव मी राइट आंसर। आई नो यू नो वेरी वेल, गिव मी राइट आंसर। 154, हु प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? राइट आंसर गिव मी। रोहित और जितेंद्र ने दे दिया आंसर, डिम्पल और नवीन ने आंसर नहीं दिया है। गिव मी आंसर। 154, अच्छा नवीन ने भी दे दिया, वेरी गुड। राइट आंसर इज ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब अच्छा चलो, अब मान लो स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है। ठीक है, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट हो तो फिर कौन लीड करेगा? अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट हो तो कौन लीड करेगा? मैं पूछ रहा हूं लीड कौन करेगा? बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा मान लो ये भी एब्सेंट हो तो कौन लीड करेगा? अगर ये भी एब्सेंट हो तो, अगर ये भी एब्सेंट हो तो बिल्कुल वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ज्वाइंट सीटिंग होती है 108 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में मेंशन है ज्वाइंट सीटिंग के रिगार्डिंग। और अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है तो उस कंडीशन में डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा लीड करेगा, और अगर ये भी एब्सेंट है तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये लीड करता है। कभी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो चेयरमैन नहीं होता है, वो लीड नहीं करता है ज्वाइंट सीटिंग को। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा चलो, सरप्राइज क्वेश्चन एक बता दे, ज्वाइंट सीटिंग के प्रोविजंस क्या हैं? डिम्पल, नवीन, जितेंद्र, रोहित, व्हाट इज द रीजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग? ज्वाइंट सीटिंग के कारण क्या है? क्यों ज्वाइंट सीटिंग होती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग? ज्वाइंट सीटिंग का कारण क्या है बताइए? ज्वाइंट सीटिंग का नहीं पता? बता रखा है मैंने तुम लोगों को, भूल गए सब? बिल का लटका रहना,
किसी सदन में वेरी गुड, वेरी गुड रोहित। जिसमें कोई इंपॉर्टेंट बिल है और दोनों ही कंफ्यूज है, एक तो, और अगर कोई भी बिल 6 मंथ से ज्यादा पेंडिंग है और इंपॉर्टेंट बिल है, ठीक है। तीसरा कि कोई एक एक के चेंज को दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरे के चेंज को दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता है प्रेसिडेंट से कि आप ज्वाइंट सीटिंग बुलाएं। और जब भी ज्वाइंट सीटिंग होती है, ये ध्यान रखना कि उस समय लोकसभा डोमिनेंट होता है। इट मीन्स कि ज्वाइंट सीटिंग में फिर वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद मेजोरिटी किसकी है, मेंबर ज्यादा किसके हैं, लोकसभा के। तो उस कंडीशन में वोटिंग में लोकसभा डोमिनेंट होता है। वो जिस भी बिल को चाहेगा, जो भी डिजायरेबल बिल है उसको अपने अकॉर्डिंग वो पास करा लेता है, क्योंकि उनके मेंबर्स की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा डोमिनेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ज्वाइंट सीटिंग, चलो एक और क्वेश्चन बता दो यहां पर, सरप्राइज क्वेश्चन, कि ज्वाइंट सीटिंग कौन कौन से बिल के रिगार्डिंग अनाउंस किया जा सकता है। ज्वाइंट सीटिंग किस किस बिल के रिगार्डिंग अनाउंस किया जा सकता है। मैं ऑप्शन बताता हूं आपको, बताइएगा यस और नो करके। पहला, नॉर्मल बिल, नॉर्मल बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सीटिंग अनाउंस हो सकता है। नॉर्मल बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सीटिंग अनाउंस हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, मनी बिल के रिगार्डिंग, मनी बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सीटिंग कॉल कर सकते हैं, नो। फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग, फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग बताइए, फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग अनाउंस कर सकते हैं, नो। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सीटिंग सीटिंग का प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। रोहित, क्या लिख रहे हैं आप लोग, यस लिख रहे हो। अब जो मैं अब पूछ रहा हूं उसका रिप्लाई करना। सिर्फ डिंपल ने लिखा है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। गिव मी आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। नवीन, यस, आर यू श्योर? नवीन, आर यू श्योर? क्या आप श्योर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है? क्यों, अब क्यों चेंज कर दिया तुमने आंसर? रोहित, गिव मी आंसर। रोहित, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है? नो। सीधे लगाओ यार, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्या बताया मैंने, सीधे देखो, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है यहां पर, बाकी कुछ नहीं रखना है। जो ये मैंने आपको बिल बताए थे, बिल के रिगार्डिंग जो क्लेरिफिकेशन दिया, इसको डिफाइन किया था, नॉर्मल बिल, मनी बिल, ऑब्लिक फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये तीन जो मेजर बिल्स हैं। तो यहां पर जो नॉर्मल बिल है, इसके रिगार्डिंग ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाया जा सकता है, ठीक है। यहां प्रोविजन है ज्वाइंट सेशन का। मनी बिल के रिगार्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। रीजन, रीजन क्या है? तो मनी बिल पर डोमिनेंसी है लोकसभा की, राज्यसभा की डोमिनेंसी नहीं है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये उस बिल को इंट्रोड्यूस करता है, और क्योंकि पहले ही डिसाइड हो जाता है और प्री अप्रूवल ले लिया जाता है, तो मनी बिल डोमिनेंसी है लोकसभा की, तो ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन मतलब ही नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन इसलिए नहीं मेंशन किया गया है क्योंकि आप मान लीजिए भाई, एक इसका सीधा आंसर है। सीधा आंसर क्या है कि जो सेकंड हाउस है राज्यसभा, उसके फॉर्मेशन के पीछे मोटिव क्या है। जब लोकसभा में मेजोरिटी के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म होती है और वही लोग रूल करते हैं, लॉज फॉर्म करते हैं लोकसभा के थ्रू, मतलब ऑलमोस्ट सारा जो वर्कलोड है वो लोकसभा पर है, तो फिर राज्यसभा का क्या इंपॉर्टेंस है? देयर इज नो इंपॉर्टेंस।
नो है क्या? तो राज्यसभा का इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये कहा गया कि मान लो लोकसभा में मेजोरिटी के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म होती है और वही लॉ मेकिंग करते हैं और उसको इनेक्ट करके रूल करते हैं। तो उस कंडीशन में मान लो अगर किसी भी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाए और फिर अब वो चाहे वो कोई भी अमेंडमेंट करके वो सोचे कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स है उसको चेंज करके अपन ही लॉन्ग टर्म तक के लिए फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और कोई हमारा ना अपोज कर पाएगा, ना ही हमारे रूल को कोई ब्रेक कर पाएगा। जुडिशियरी को हम जुडिशियरी के राइट्स को कम कर देंगे और अपनी डोमिनेंसी शो करेंगे। हम जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। तो उस कंडीशन में राज्यसभा का फॉर्मेशन किया गया, क्योंकि यहाँ पर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। और अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में कोई भी मेजोरिटी गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है या कोई ऐसे लॉज फॉर्म करती है जो कंट्री या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में नहीं है, तो उस कंडीशन में राज्यसभा उसको अप्रूव नहीं करती है, जिससे लोकसभा की डोमिनेंसी नहीं चलती है। तो इसलिए राज्यसभा का फॉर्मेशन किया गया कि कोई भी रूलिंग पार्टी जो मेजोरिटी से रूल कर रही है वो अपनी मनमानी और अपना डिक्टेटरशिप न चलाए। इज दैट क्लियर? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। क्योंकि अगर मान लो ठीक है आपने ज्वाइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर बुला लिया, तो उस कंडीशन में डोमिनेंसी तो लोकसभा की है, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर्स लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जो भी डिजायरेबल बिल होगा उसको तो अप्रूव करा लेगी। तो फिर ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इजिली हो सकता है, लोकसभा जो चाहे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर नहीं रखा गया ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन। कहा गया कि दोनों में ही सेपरेट इंट्रोड्यूस होगा, सेपरेट उसको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इसको पास किया जाएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चेंज करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही पास होना चाहिए कि क्या मैक्सिमम लोग उस चेंज पर एग्री हैं और नॉट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? क्या मैं उम्मीद करूं कि यहां पर पूरा क्लियर हो गया आप लोगों का? पक्का? कोई डाउट है यहां पर? एनी डाउट? कोई डाउट है? कोई डाउट? नो डाउट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 155। अच्छा 154 हो गया, 155। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा होल्ड ऑफिस टिल द, बताइए आंसर इसका। द स्पीकर ऑफ लोकसभा होल्ड्स ऑफिस टिल द, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। 155। नवीन रॉन्ग आंसर, रॉन्ग है। गिव मी आंसर रोहित, रोहित ने दे दिया आंसर एग्जैक्टली। नवीन डिम्पल, हाँ बिल्कुल रिपीटेड है। तब क्यों डाउट है भाई? अच्छा राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड। सीधा आपको ध्यान में रखना है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो वो स्पीकर जो है वो अपना पोस्ट वैकेंट नहीं करता। कब तक? जब तक नई न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती और नए स्पीकर, न्यू स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। जैसे ही न्यू स्पीकर का अपॉइंट, दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है और न्यू स्पीकर अपॉइंट होता है, उससे पहले ये रिजाइन देते हैं, ठीक है। तो नए स्पीकर के अपॉइंटमेंट तक ये उस पोस्ट को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, नेक्स्ट लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्रॉट इन विच हाउस? नो कॉन्फिडेंस मोशन किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? बताइए आंसर, गिव मी आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप
आप सभी लोग इसका आंसर इजी वे में दे पाएंगे। बताइए, गिव मी राइट आंसर। राइट आंसर इज बी, लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में, क्या राज्यसभा में इसको फर्स्टली हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? क्या इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को राज्यसभा में फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? नो। वाई? क्यों? बताइए वाई, क्यों भाई? क्यों नहीं कर सकते अपन? क्यों इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते राज्यसभा में? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? वही बताओ, रिप्लाई करो। रीजन ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी अपोजिशन लेके आती है जब रूलिंग पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं हो। ठीक है, और आपको पता है कि लोकसभा में मेजोरिटी का लीडर ही प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसी के इलेक्टेड मेंबर्स में से कैबिनेट फॉर्म करता है। इसका मतलब जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा में, मस्ट है। तो अगर किसी रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, उसने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी है, तो उस कंडीशन में अपोजिशन उस रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, क्योंकि लोकसभा की मेजोरिटी उन्होंने शो करी थी, तो लोकसभा में ही उनको अपनी मेजोरिटी शो का अपना मोशन शो करना होगा कि क्या यू हैव मेंबर या वी यू यू हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, अगर मेजोरिटी है शो कर दिया, कॉन्फिडेंस शो हो गया, तो गवर्नमेंट रन करेगी टू कंटिन्यू। और अगर मेजोरिटी शो नहीं करी, मोशन शो नहीं किया, कॉन्फिडेंस मोशन शो नहीं किया, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, यहां पर कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 157, 156 हो गया, 157। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु डिसाइड्स द सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? बताइए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु डिसाइड्स द सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे फटाफट। सब लोग, वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। राइट आंसर इज पार्लियामेंट। ठीक है, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट सुप्रीम कोर्ट, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कैबिनेट हो, इन सभी के की सैलरी, वेतन, भत्ते, टेन्योर, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, अभी आपने देखा लास्ट ईयर 2017 में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजेआई, अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, सबकी सैलरी हाइक कर दी गई। ठीक है, तो वो उसका जो राइट्स है वो है राइट पार्लियामेंट के पास, कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके इन सभी बड़े ऑफिशियल्स की सैलरी, उनके उनके उनका पेंशन, स्टाइपेंड एंड एवरीथिंग में चेंज कर सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग was never the Lok Sabha speaker? बताइए राइट आंसर। सर मीरा, एग्जैक्टली, राइट आंसर इज सी, चंद्रशेखर वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, बट मीरा कुमार
is Speaker of Lok Sabha Balram Jakhar or GMC Balogi. These are the Speaker of Lok Sabha. ठीक है. और चंद्रशेखर वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राइट आंसर इज सी. चंद्रशेखर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. और मीरा कुमार, बलराम जाखड़ और जीएमसी बालयोगी, ये तीनों ही स्पीकर रह चुके हैं. ठीक है, एग्जैक्टली 8th रह चुके हैं. बिल्कुल. हिंदी में क्या लिखा है भाई? निम्नलिखित कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? सही तो है रोहित. हिंदी में वो हाइड हो गया था इसलिए नहीं समझ में आ रहा था. नहीं रहे. बिल्कुल सही है रोहित, सही है. हाँ, वो इधर स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा था तो छुप गया था, इसलिए लग रहा था अध्यक्ष रहे हैं, तो नहीं, हाइड हो गया था इसलिए. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 159. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? बताइए 159. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? बताइए. बताइए. राइट आंसर. गिव मी राइट आंसर. गिव मी राइट आंसर. Reply fast. Okay. Right answer is A. Right answer is A. Lok Sabha is called the first house. ठीक है. Right answer A. Rajya Sabha is the upper house of parliament. Right है. Lok Sabha is a temporary house. Right है. राज्य सभा इज अ परमानेंट हाउस. राइट है. मैंने आपको कंपेयर करके बताया था पहले, वो याद रखना. क्या बताया था मैंने? लोकसभा और राज्यसभा के रिगार्डिंग मैंने कहा था कि ये इसको टेम्पररी हाउस कहते हैं, पॉपुलर हाउस कहते हैं, ठीक है, सेकेंड हाउस कहते हैं, उसके बाद अब इसको लोअर हाउस कहते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी? परमानेंट हाउस, उसके बाद फर्स्ट हाउस, उसके बाद अपर हाउस. ठीक है, और उसके बाद ये 3-4 चीजें. तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं इन असेंबलीज, मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के रिगार्डिंग. तो कई बार एग्जाम में ये पॉपुलर हाउस तो कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि हु हैज कॉल्ड पॉपुलर हाउस, किसे कहा जाता है पॉपुलर हाउस. ठीक है, तो लोकसभा है राइट आंसर. तो टेम्पररी हाउस, इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप? टेम्पररी हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका टेन्योर 5 इयर्स का होता है, बट 5 इयर्स के विद इन 5 इयर्स इट कैन डिसॉल्व. ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए टेम्पररी हाउस बोलते हैं. फर्स्ट हाउस परमानेंट, सॉरी, ये क्या लिखा है मैंने? ये क्या लिखा है? पीएच क्या लिखा था? प्राइम पॉपुलर, एग्जैक्टली पॉपुलर हाउस, क्योंकि ऑलमोस्ट मेजोरिटी के लीडर यही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और सारे मोस्टली बिल पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं और इसके आप देखेंगे इस सेशन को ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है. ठीक है, और सारे मिनिस्टर यहीं पर बैठते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट बिल्स डिस्कशन यहीं पर होते हैं और पास भी होते हैं, इसलिए इसको पॉपुलर हाउस कहा जाता है. उसके बाद सेकेंड हाउस, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकेंड हाउस बोलते हैं. ठीक है, और लोअर हाउस, ये तो ये फर्स्ट सेकंड और लोअर अपर हाउस ये इंग्लैंड का टर्म है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सेशन में या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ये इंग्लैंड के तरह हम लोग भी अपन लोग बोलते हैं इसको फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस. ठीक है, तो ये वर्ड लोअर हाउस के रूप में यूज होता है. राज्यसभा को हम बोलते हैं परमानेंट हाउस क्योंकि इसका टेन्योर 6 इयर्स का होता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है. हाँ, इसके मेंबर्स एवरी 2 इयर्स में रिटायर्ड होते हैं और 1/3, बट ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है. भाई इसके मेंबर्स अगर रिजाइन कर दे तो ये डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है, हर एवरी 2 इयर्स में इनके इलेक्शंस होते रहते हैं. उसके बाद फर्स्ट हाउस वही इंग्लैंड वाला, अपर हाउस वही इंग्लैंड में बोलते हैं, इसलिए इसको अपर हाउस. ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड्स
यूज किए जाते हैं इसके रिगार्डिंग। तो लोकसभा को हम सेकेंड हाउस बोलते हैं, नॉट फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस किसको कहते हैं जी? तो उसको बोलते हैं, वो है राज्यसभा। तो बाकी ठीक जो स्टेटमेंट्स है, इट इज करेक्ट, बट फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। तो राइट आंसर इज ए, लोकसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? गिव मी आंसर। इजी क्वेश्चन है, गिव मी आंसर, सबको पता होगा। तीन चीजें जो हमेशा याद रखना, मैक्सिमम लोकसभा मेंबर्स, मैक्सिमम राज्यसभा मेंबर्स, मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स और मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर। ये सभी मैक्सिमम का एक ही आंसर है बॉस। कौन बताइए? इन सभी मैक्सिमम का एक ही आंसर है। राइट आंसर ए, यूपी। ठीक है, ये सभी का मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 161, हु among the following decides whether a popular bill is a money bill or not? यार ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीटेड है, फिर वही क्वेश्चन जो आया था ऊपर। चलिए 162, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा? बताइए कौन? गिव मी आंसर 162, गिव मी आंसर 162, गिव मी आंसर 162, गिव मी आंसर 162। वेरी गुड, 162 का राइट आंसर है सी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल was first women who nominated by the president in Rajya Sabha। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल फर्स्ट वुमेन है जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था। तो यहां पर नॉमिनेट की बात कर रहा है बॉस, इलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड विमेन नहीं थी, ये नॉमिनेटेड थी। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में डिफरेंस तो समझ रहे हैं ना आप लोग? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में डिफरेंस तो समझ रहे हैं ना? मनोनीत कह रहा है हिंदी में, इलेक्टेड मतलब इसके मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर और नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपको मालूम है ना, राज्यसभा के मेंबर किसके द्वारा? एमएलए के थ्रू इलेक्ट होते हैं, और नॉमिनेटेड जो 12 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, एग्जैक्टली रोहित, नॉमिनेटेड टू प्रेसिडेंट करता है। तो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट और इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें ध्यान रखेंगे। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल was first woman who nominated by the president in Rajya Sabha. Next, question number 163. Which of the following states has bicameral legislature? बताइए, which state has bicameral legislature? Give me answer. बताया मैंने, उस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप कभी भी इसका आंसर दे पाएंगे। आप एक बार और लिख देता हूं, कुंभ 8। अब इनमें से मैच कर लो कि किसके पास बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। बाई कैमरल का मतलब समझते हैं सर? आज तक कोई फीमेल राज्यसभा अध्यक्ष नहीं बन पाई। एग्जैक्टली रोहित, फीमेल राज्यसभा रोहित तभी बनेगी ना जब वाइस प्रेसिडेंट होगी। तो प्रेसिडेंट तो बनी है फर्स्ट विमेन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बट अभी तक कोई वाइस प्रेसिडेंट फीमेल नहीं बनी है, कोई विमेन, इसलिए अभी तक नहीं बनी है। जिस दिन बन जाएगी उस दिन हो जाएगा। क्लियर? जिस दिन अगर कोई विमेन वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगी उस दिन ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। फर्स्ट विमेन का तो टूट ही गया है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, प्रेसिडेंट में,
प्राइम मिनिस्टर में, स्पीकर ऑफ लोकसभा में, बट ये अभी रिकॉर्ड नहीं टूटा है। तो मे भी आने वाली जो कमिंग गवर्नमेंट्स है उनमें ये भी ब्रेक हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट का टूट जाए, क्योंकि अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट चल रही है इसमें कई सीनियर मोस्ट फीमेल्स हैं। जैसे अभी पिछली स्पीकर ऑफ लोकसभा थी, उनको उनको अगली बार हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली वेंकैया नायडू है ये भी बहुत, मतलब इनकी एज हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आने वाले अगले टेन्योर में वो चार्ज न ले। तो मे भी हो सकता है कि आगे ये, या फिर यूपी की जो सीएम है वो भी कैंडिडेट हो सकती हैं, वो भी बहुत ओल्ड एज की हैं। ठीक है, कई सारी फीमेल्स हैं इस पार्टी में जो कैंडिडेट हो सकती हैं आने वाले। तो कमिंग फ्यूचर में ये रिकॉर्ड बीट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुंभ आठ, राइट आंसर इज सी। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राष्ट्र वो स्टेट्स हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। तो उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। राइट आंसर सी, महाराष्ट्र। अब इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन होगा तो वहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। ठीक है, चार, छह स्टेट्स में राइट नाउ है, बाकी अभी किसी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेशन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 164, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेटेड। अभी बात करी अपन ने। राइट आंसर इज इजी क्वेश्चन, 12। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है कहां पर, लोकसभा में, और गवर्नर एक को नॉमिनेट करता है कहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो राइट आंसर इज 12। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्व फॉर ए मैक्सिमम टर्म ऑफ डैश। बताइए। राइट आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्व फॉर ए मैक्सिमम टर्म ऑफ डैश ईयर। राइट आंसर, राइट आंसर 5 मैक्सिमम टर्म है बॉस। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मेजोरिटी का जो लीडर होता है, मेजोरिटी में से ही, इलेक्टेड मेंबर में से ही किसी को स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। तो रूलिंग पार्टी का टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स का। तो 5 इयर्स टर्म पूरा करने के बाद फिर दोबारा इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन में अगर वो पार्टी जीतती है तो फिर इलेक्टेड मेंबर किसी को अपॉइंट करेंगे, और अगर हारती है दूसरा तो दूसरा अपॉइंट होगा। तो लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स, इसलिए स्पीकर का टेन्योर भी 5 इयर्स होता है। हाँ, अगर ये भी पूछता है कि मैक्सिमम टर्म प्राइम मिनिस्टर का कितना होता है तो वो भी 5 इयर्स होगा। मैक्सिमम टर्म या सर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने इयर्स करेंगे तो वो भी 5 इयर्स। तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सभी का टर्म जो है वो 5 इयर्स ही है। सर और कितने क्वेश्चन हैं पॉलिटी के? देखो 500 अपने को करने हैं, और मुझे लग रहा है कि 400 हमने कर लिए क्या रोहित? रोहित 400 कर लिए क्या अपन ने? ऑलमोस्ट नहीं, 500 करने हैं। ठीक है, तो 400 से ऊपर अपन जा रहे हैं। हो सकता है एक आध दो दिन में ये खत्म हो जाए पॉलिटी का, फिर हम इको पर आएंगे। ठीक है, एक बार देखना, एक बार मैं चेक करूंगा कितने हो गए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 30 बचे हैं ना, तो अब हो जाएगा। सरप्राइज क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 166, 200 तक करवा दीजिए बस सर। रोहित ऑलमोस्ट हम लोग, अच्छा 200 तक कर, आई ट्राई माई बेस्ट। अगर माइक ने सपोर्ट कर दिया तो, क्योंकि ये 1 घंटे चार्ज ही बता रहा था, और अभी 2 बार बोल चुका है ऑलरेडी, बैटरी लो बैटरी लो। तो आई होप कि ये कब बिल्कुल अपना मतलब कह जाए स्विच ऑफ। तो इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी 2 बार बोल चुका है, और 2 बार जब भी बोलता है तो तीसरी बार वो 10 मिनट के अंदर ही स्विच ऑफ कर जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि अपन कितना कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 166, टू बिकम ए मेंबर ऑफ to become a member of Rajya Sabha, a person should be at least dash old year.
बताइए राइट आंसर, गिव मी आई राइट आंसर। 166 का राइट आंसर दो। 166 का राइट आंसर इज बी, 30 ईयर्स। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। लोकसभा और राज्यसभा, यहां पर अगर लोकसभा के मेंबर के लिए 25 ईयर्स चाहिए और राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स होने चाहिए, मस्ट। ठीक है, एज शुड बी 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा और मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर्स फॉर लोकसभा। ऐसे ही अगर हम स्टेट लेजिस्लेशन की बात करें तो वहां भी आप ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिमम एज शुड बी 30 ईयर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज दैट क्लियर? बिल्कुल रोहित, इसमें कई सारे रिपीटेड है जो बाहर हो जाएंगे बाद में क्वेश्चन। मतलब वर्ड्स का वेरिएशन है, वो क्वेश्चन का नेचर एक ही है लेकिन वर्ड्स का वेरिएशन है। ठीक है, वर्ड्स का वेरिएशन है, तो इसलिए उसको हटाए नहीं कि अगर एक ही क्वेश्चन को 3 बार डिफरेंट वर्ड से मूव करके देखता है, पूछता है क्वेश्चन, तो अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो किसी भी अप्रोच में अगर घुमा के पूछता है तो वो उस कंडीशन में आप उसका आंसर करने की स्थिति में होंगे। क्लियर हुआ? क्लियर? राइट आंसर यहां तक क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताओ, क्योंकि ये अभी लो लो बोल रही है बार बार। अब ये कब स्विच ऑफ हो जाएगी पता नहीं है। तीसरी बार में आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अगला। अगला कह रहे हैं 167, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई। राइट आंसर, गिव मी राइट आंसर। 167, 167, गिव मी राइट आंसर। इलेक्टेड बाई दी ए, elected by members of legislative assembly, not legislative council, not the people, not the lok sabha. Is that clear? Is that clear? अच्छा चलो एक सरप्राइज क्वेश्चन बता दो। एलसी, एलसी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई डैश। एलसी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई डैश। एलसी के मेंबर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? LC members are elected by. Give me surprise. Give me answer of surprise question. Give me answer. MTA नवीन, क्या लिख रहे हैं आप? नो नो नो, गिव मी आंसर। भाई MTA नवीन क्या लिख रहे हो? रोहित, रॉन्ग आंसर। गिव मी आंसर। मार खा गई ना इंडिया यहां पर। डिम्पल, एक बार और सोच के बताओ मुझे। थिंक अबाउट इट बट गिव मी राइट आंसर। आई वांट राइट आंसर। अभी जितेंद्र ने एक आंसर दिया है मुझे और आई एम सेटिस्फाइड, बट इट इज नॉट राइट आंसर। गिव मी राइट आंसर। सोच के बताओ भाई, बताइए। वीएस के मेंबर्स और राज्यपाल द्वारा मनोनीत और डिम्पल, हाँ एग्जैक्टली डिम्पल। डिम्पल इज राइट। डिम्पल इज 100% राइट। रोहित, डिम्पल ने जो रिप्लाई किया है आप उसको देखिए। 1/3 of elected members of local bodies and government teachers. एग्जैक्टली भाई, देखो यहां पर यही कॉन्सेप्ट तो समझना था, यहीं पर तो धोखा खा जाते हैं। रोहित,
आपने क्या लिखा था? आपने क्या लिखा था? वीएस के जनता, विधानसभा के जनता, यही लिखा था ना? रोहित, राज्यपाल द्वारा भाई, राज्यपाल की हम बात क्यों करें अभी? हम, मैंने कहा कि कौन इलेक्ट करता है, मैंने इलेक्ट करने की बात करी थी, नॉमिनेट करने की बात नहीं करी थी। अगर मैं नॉमिनेट करने की बात करता तो आप कहते कि गवर्नर नॉमिनेट करता है सर। मैंने इलेक्ट करने की बात करी थी, उनको कौन इलेक्ट करता है। तो जैसे राज्यसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते हैं, सारे नॉमिनेटेड नहीं होते। 1/3 मेंबर्स जो है वो लोकल बॉडीज के द्वारा चुने जाते हैं। कौन सी लोकल बॉडीज? आप देखेंगे जो अर्बन बॉडीज हैं, ग्राम पंचायत है, वो है लोकल बॉडीज। और बाकी मेंबर्स जो है वो स्कूल टीचर्स होते हैं। वो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, और बाकी मेंबर्स को नॉमिनेट करता है गवर्नर। जैसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, वैसे ही यहां पर बाकी मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ठीक है? हाँ, 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कौन? गवर्नर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज दैट क्लियर? ये मैं यही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये जरूरी है अपने लिए। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168, गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168, what is the total strength of Rajya Sabha? What is the total strength of Rajya Sabha? Right answer, total strength of Rajya Sabha. Right answer is A. What is the current strength of Rajya Sabha? Give me answer. What is the current strength of Rajya Sabha? Exactly 245. Next, what is the current members of UTs in Rajya Sabha? What is the current members of UTs in Rajya Sabha? How much? How much? Give me answer. What is the current members of Rajya Sabha from UTs? Dimple, Rajya Sabha. I am asking members of Rajya Sabha from UTs, not Lok Sabha. रोहित, राज्यसभा कौन कौन बताना एक बार मुझे। ये 250 का मैंने ब्रेकअप दिया आपको क्या? 238 और +12। मैंने ये दीज आर फ्रॉम स्टेट्स, दीज आर बिलोंग फ्रॉम स्टेट, और दीज आर फ्रॉम नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इसमें पार्टिसिपेशन कहां है राज्य का? कौन से यूटीज हैं? अच्छा, तुक्का लगा रहे हो? तुक्का लगा रहे हो? दिल्ली यूटी है या स्टेट है बताओ? डिंपल ने पकड़ लिया भाई, दिल्ली और पुदुचेरी। वेरी गुड। यही दो यूटीज हैं जिनके मेंबर पार्टिसिपेट किए जाते हैं। बट यहां पर वो आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट से हैं यूटीज के, यूटीज के तौर पर नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट के तौर पर दिल्ली एंड पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट इस 238 में हैं। हाउ मच? कितने हैं ये बताओ, बताइए ढूंढ के मुझे आंसर बताओ अगर पता है तो। कितने मेंबर हैं? अगर ये दो यूटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिल्ली एंड पुदुचेरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं, दो ही यूटीज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। रीजन, क्योंकि ये यूटीज होने के साथ यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट भी है। ठीक है? तो ऐसे ही यहां पर स्टेट लिस्ट में ही ये जो स्टेट के मेंबर्स हैं इसी में सीट्स हैं। कितनी सीट है जी इन दोनों यूटीज की? बताइए, गिव मी आंसर।
नवीन ने 8 बताया। डिंपल, 8 इज राइट और नॉट? गिव मी आंसर। रोहित, डिंपल, एग्जैक्टली नवीन, एग्जैक्टली यहां पर 7 मेंबर्स जो है वो 7 मेंबर्स कहाँ है यार? 7 मेंबर्स तो लोकसभा के हैं, नहीं राज्यसभा में 7 मेंबर्स कहाँ है नवीन? मेरे को एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, इसको एक बार चेक करके देखो। मैं बाद में चेक करूंगा, तुम चेक करके बताना, ठीक है, कि 7 मेंबर्स हैं या एक पुदुचेरी से, एक बार वो करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा? व्हाट इज द मैक्सिमम एज? पहले मिनिमम पूछा था, अब मैक्सिमम पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन का नेचर वही है, लेकिन वर्ड्स का वेरिएशन है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन का नेचर वही है और वर्ड्स का वेरिएशन है। राइट आंसर इज 30। यही मिनिमम है और यही मिनिमम और यही मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब 30 इयर्स मिनिमम और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, देयर इज नो लिमिट। फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने हो सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम मिनिमम की का क्राइटेरिया है, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी असेंबली में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लोकसभा हो, ठीक है। चलो एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये राइट आंसर इज 30, ठीक है। राइट आंसर इज सी, मिनिमम 30 इयर्स, मैक्सिमम देर इज नो लिमिट, 40, 50, 60 टिल डेथ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। रोहित, 170, 170 आंसर। डिंपल ने सी दिया है, डिंपल ने सी दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? मैक्सिमम मेंबर ऑफ राज्यसभा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, 250 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी दे दिया सर। बिल्कुल रोहित, देख लिया मैंने आपका आंसर, बिल्कुल राइट है आपका आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इज 1250 मैक्सिमम है। आप लोगों को मालूम होगा 238 फ्रॉम स्टेट और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। चलिए एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे। सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि पब्लिक इंटरप्राइजेस कमेटी, what is the number of, what is the how many members in public enterprises committee? How many members in public enterprises committee? How many members in public enterprises committee? नवीन, रोहित, हिंदी में बोलूं, हिंदी में बोलूं, लिख रहे हो? चलिए हिंदी में बोलता हूं कि लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इन पब्लिक इंटरप्राइजेस कमिटी? गिव मी आंसर। सरप्राइज क्वेश्चन है, आंसर दो। रोहित को कह रहे हैं नहीं पता, और जितेंद्र को पता है जी, नवीन को पता है। अच्छा, नवीन 12, डिंपल 12। निर्मत सरफ से धोऊं क्या मैं तुम लोगों को? हैं, झूठ कुछ भी बोल देते हो, मतलब तुक्का लगा रहे हो। अच्छा डिंपल अब कह रही है 15 होंगे, 12 से 15 नहीं पता है तो सीधे सीधे नहीं पता है सीधे सीधे बोलो कि सर वी डोंट नो, नहीं पता है, आप सर बता दो। रॉन्ग आंसर क्यों देते हो? 15 भी नहीं है। ओहो रोहित मेरे लाल, अच्छा अब सोच समझ के, पहले बताया नहीं पता सर, अब कह रहा है 22 है सर, हैं? देख लिया इंटरनेट पर तुमने, पता चल गया मुझे। देखिए इधर,
जो कमिटीज हैं उन कमिटीज के जो मेंबर्स हैं उनका एक शॉर्ट अप्रोच आप देख लीजिए। यहां पर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मैंने तुम लोग को शायद पीछे बताया था, आई होप याद होगा तुम लोगों को। देखो, पहला होता है एस्टिमेट कमिटी, दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट कमिटी, तीसरा होता है आप देखेंगे पब्लिक इंटरप्राइजेस कमिटी। ठीक है, तो ये जो कमिटीज हैं, तो ये जो एस्टिमेट कमिटी है इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये दीज आर फ्रॉम दीज ऑल आर फ्रॉम लोकसभा, ये सभी मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, इसमें एक बंदा भी राज्यसभा का पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरा, पीएससी पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 आर फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, और पीईसी पब्लिक इंटरप्राइजेस कमिटी में भी 22 मेंबर्स होते हैं, और इसमें भी ब्रेकअप वही है, 15 + 7, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। इज दैट क्लियर? इसका जो चेयरमैन है उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करता है, इसका तो अपोजिशन का लीडर होता है, और इसका आप देखेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करता है। ठीक है, टेन्योर 1 ईयर होता है, उसके बाद चेंज होता रहता है ये। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं, फटाफट रिप्लाई करो। तो जब मैंने एक बार, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मैंने तुम लोगों को ये कमिटीज के रिगार्डिंग बताया था, तो अभी भूल क्यों रहे थे? और रोहित तुम ये क्यों कह रहे थे कि नहीं पता, और फिर उसके बाद तुमने दोबारा बताया? क्या रोहित, बताया था मैंने ये सारी कमिटीज के रिगार्डिंग। अच्छा चलो, एक और सरप्राइज क्वेश्चन बता दो। ट्विन सिस्टर किसको कहते हैं? जुड़वा बहन। ट्विन सिस्टर इज कॉल्ड डैश, ट्विन सिस्टर इज कॉल्ड डैश, जुड़वा बहन कहते हैं। ट्विन सिस्टर इज डैश कॉल्ड, एग्जैक्टली डिम्पल, इसको हम ट्विन सिस्टर बोलते हैं। एस्टिमेट कमिटी और पीएससी पब्लिक अकाउंट कमिटी को ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोनों का नेचर जो है वो एक तरह से मिलता जुलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड आप देखेंगे जो भी गवर्नमेंट एस्टिमेट बनाती है या जो भी सैंक्शन अमाउंट सैंक्शन करती है उसके रिगार्डिंग आप उसको मैनेज करने का राइट है इन दोनों के पास, तो इसलिए इसको ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 171, राज्यसभा में व्हाट इज द टोटल